हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर वन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीवीआई एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का 30 डेज का सीरीज चल रहा है, पर डे 30 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है दोस्तों। और ये सीरीज का हम लोग का तीसरा एपिसोड है आज का ये हम लोग का तीसरा एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या है। 26 और 91 का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करें तो क्या है। तो दोस्तों, जब आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो यहाँ आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग ना करें, एमसीक्यू में आप भाग विधि का ही उपयोग करें, यही बेहतर होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो 26 का पारा 3 बार में जा सकता है। 3 छके 18 का 8 हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। माइनस करेंगे यहाँ पे तो 1 में से 8 यानी 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1। अब इसको घेर देते हैं, फिर अगला यहाँ 26 यहाँ आ जाएगा। 13 का पारा 2 बार में 26 खत्म। तो आखिर में किससे भाग लगाए? 13 से। तो 13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह जब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 135 और 225 का एचसीएफ। 135 और 225 का हमें एचसीएफ पूछा गया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, फिर से 135 और 225 को भाग विधि से हल करेंगे। 135 का पारा अगर 2 बार लेते हैं तो 270 हो जाता है, जो कि ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे, यानी एक बार भाग करेंगे हम लोग 135 का पारा एक बार में। 135 जब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 हट गया तो 0। उधर लेंगे 12, 12 में से 3 हट गया 9। यहाँ एक उधार यहाँ दिए थे तो यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया खत्म। फिर 135 को हम यहाँ लेंगे और 90 का पारा कितनी बार में जाएगा? तो एक बार में। 90 एकम 90 बचा कितना? 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। फिर 45 को घेरेंगे और 90 को लेंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। 45 का पारा 2 बार, 45 दूनी 90 और यहाँ घट के शेषफल हो गया 0। आखिर में हम किससे भाग किए? 45 से। तो 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि यदि एचसीएफ बराबर 6 है तथा एलसीएम बराबर 180 है और एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों, आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे हम, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? पहली संख्या दिया हुआ है हमारा 30, यानी ये हो गया 30 गुना दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या हमें नहीं दिया, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ दिया हुआ है हमारे यहाँ पे 6 दिया हुआ है दोस्तों। गुना एलसीएम कितना है? तो एलसीएम दिया हुआ है 180। जब ये 30 यहाँ से छूटेगा तो यहाँ नीचे जाएगा, भाग करेगा तो भाग कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना हो गया? 18 दूनी 36, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 36। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या का गुणनफल बराबर है। दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? अभी हम लोग देखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दो संख्या को गुना करने से एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों, जब हम लोग 17 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या पहले से ही है, जिसे किसी से अभी हम लोग भाग नहीं कर सकते, यानी जिसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17। जैसे कि 17 का हम लोग अगर अभाज्य गुणन करना चाहे तो ये संख्या जो है ये किसी से भी भाग नहीं लग रहा है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं दोस्तों। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से जाएगा 60 बार में, 60 दूनी 120, फिर 2 से जाएगा 30 बार में, फिर 2 से जाएगा 15 बार में, और अब 3 से जाएगा 5 बार में। तो ध्यान से देखने पर दोस्तों, 2 आया है 3 बार, और 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 1 बार। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? 2 आया है 3 बार, 1 बार 3, 1 बार 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि √2 क्या है। दोस्तों, इससे पहले वाले सीरीज में भी आपको पढ़ाया गया था कि √2 यानी एपिसोड 1 में, एपिसोड 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा कि एपिसोड 1 में कहा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसमें आपको बताया गया है कि √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें आपको यह भी बताया गया है कि पाई क्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दशमलव प्रसार 0.125 क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्या है, परिमेय है, प्राकृतिक है या पूर्णांक है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि ये 0.125 है। इस पूरे संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 होगा। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएगा, है ना। अब ये p/q के रूप में हो गया, और p/q के रूप में हो गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? 0.3333 चलता गया है, ये कंटिन्यू से चलता गया है। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरह से विभाज्य ना हो और p/q के रूप में जिन्हें लिखा जाए, जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये कहा गया है 3333 चलता गया है 0.33, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट जैसे ये हटेगा तो नीचे 1 है और जितने ऊपर संख्या उतने 0 ले सकते हैं। तो ये p/q के रूप में हो सकता है दोस्तों। तो ये p/q के रूप में हो गया, अगर ये p/q के रूप में हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, तो क्या होगा हमें ये पता करना है। दोस्तों हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ाए हैं कि 7/8 है, इसमें नीचे वाले का शांत और अशांत हम कैसे चेक करते हैं। नीचे वाले का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पारा 4 बार में, 2 का पारा 2 बार में, यानी 8 के गुणनखंड में आपका क्या आया, 2 आया 3 बार। और अगर नीचे वाली संख्या का गुणनखंड 2 या फिर 5 या फिर 2 गुना 5, 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है या 2 गुना 5 के रूप में भी हो सकता है, इन तीनों में से अगर कोई आता है तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा, उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, बोला गया 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए दोस्तों 2/11 कहा गया है, जब हम 11 का अभाज्य गुणन करेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, जो क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो ये ना ही 2 है, ना ही 5 है और ना ही 2 गुना 5 के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अशांत आवर्ती हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा। अभी हमने आपको कहा दोस्तों कि केवल 2 और 5 अगर हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है दोस्तों। क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए दोस्तों 1/7 का दशमलव प्रसार पूछा गया है, जब हम 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 का अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, 7 ही होगा, ना ही ये 2 है, ना ही 5 है और ना ही 2 गुना 5 के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अशांत आवर्ती हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हम लोग साइड में इसको हल करके देख लेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से चलेगा 32 बार में, फिर 2 से चलेंगे हम लोग 16 बार में, फिर 2 से चलेगा 8 बार में, फिर 2 से चलेगा 4 बार में, फिर 2 से चलेगा 2 बार में। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर कितना हो गया दोस्तों, 6। तो 2 पर पावर 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हम लोग का 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा गया है कि 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 81 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले हम लोग किससे भाग करेंगे, तो ये 3 से भाग लग जाएगा, 27 तिया 81, फिर भाग करेंगे 3 से, 9 तिया 27, फिर भाग करेंगे 3 से, 3 तिया 9, तो कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 3 पर पावर 4 हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात जो है, ये एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम से क्या होता है, यानी हमें पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या है, ये कैसा कंडीशन होता है। तो एचसीएफ जो होता है दोस्तों वो एलसीएम से हमेशा छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर एलसीएम के बराबर हो सकता है, एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम से हमेशा छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को बचपन में पढ़ा गया होगा कि 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम आएगा, भाग लगेगा नहीं, क्योंकि जिस भी संख्या से आप भाग लगाएंगे उससे कम से कम 2 संख्या विभाजित होना चाहिए। तो 2 से अगर लगाएंगे तो सिर्फ ये विभाजित होगा, ये तो होगा नहीं। 3 से लगाएंगे तो ये होगा, ये नहीं होगा। तो इनको डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है कि 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। आप बचपन में जैसे बनाते हैं वैसे निकाल लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 2 से चलेंगे 6 बार में और ये 9 बार में, फिर 3 से चलेंगे 2 बार में और ये 3 बार में। अब हम गुना करेंगे 2 गुना में 3, फिर गुना में 2, फिर गुना में 3। 3 का पारा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 का पारा 3 बार, 6 3 18, 18 का पारा 2 बार, 18 दूनी 36। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि 12 और 18 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, तो 12 और 18 का एचसीएफ करेंगे भाग विधि से। 12 का पहाड़ा एक बार में 12 एकम 12, यहाँ हमारा 6 बच गया। अब ये 12 को हम यहाँ अंदर लेंगे। 6 का पहाड़ा 2 बार में, 6 दूनी 12, खत्म। ये कितनी बार लास्ट में किस संख्या से भाग किए, 6 से भाग किए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि √5 क्या है। दोस्तों अगर आप 1.3 एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो उसमें आपने प्रूफ किया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाता है। सिंपल में इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि 0.10
एक 0 0, फिर एक 0 0 0, फिर एक इस बार यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, फिर एक के बाद 4 0 होगा, फिर एक के बाद 5 0 होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो कुछ याद मत रखना दोस्तों, डायरेक्ट कर देना कि वो एक अपरिमेय संख्या होगा। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित ना हो, चलता रहे, वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय इनमें से कौन है? तो दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में आर की शर्त क्या है? दोस्तों ये जो आर है, ये आर का शर्त क्या है? तो आर का शर्त ये है दोस्तों कि ये 0 से बड़ा होगा हमेशा, और 0 के बराबर भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये हमेशा b के मान से छोटा होगा। b के मान से, यहाँ b के मान से छोटा होगा। तो ऐसा कंडीशन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि 15 और 20 का एचसीएफ देखिए दोस्तों, 15 और 20 का एचसीएफ क्या है? तो 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो ये हो गया 15, ये हो गया 20, भाग करेंगे 15 एकम 15, 5 बच गया। अब 15 को यहाँ अंदर लेंगे, 5 तिया 15, यहाँ पूरी तरह से खत्म। 5 से लास्ट में भाग लगाए थे, तो जिस संख्या से लास्ट में भाग लगाएंगे, अंतिम में जिस संख्या से भाग लगाएंगे, वही संख्या हमारा एचसीएफ होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर आपको ये 55 वाला तरीका अपना लीजिए। ये 15 है, ये 20 है, अब इसका एलसीएम करेंगे, 5 से लगा लीजिए, 5 तिया 15, 5 4 20। अब गुना करेंगे तो 5 गुना में 3 गुना में 4, 5 तिया 15, 15 4 60 होता है दोस्तों, 60। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न का हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अभी थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन आप पढ़े कि अगर किसी का हर का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है दोस्तों। क्या होता है? उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि अभाज्य संख्या में कुल गुणनखंड कितने होते हैं? देखिए दोस्तों, जो संख्या अभाज्य होगा, ऐसी संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड 1 होता है और एक वो अपने आप होता है जिस संख्या से भाग लगाया। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या कहा गया है कि मान लीजिए 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड एक तो हम एक का पड़ा से काट सकते हैं इसे, और या तो फिर इसे अपने आप से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी संख्या से हम इसे भाग नहीं कर सकते। इसी तरह से आप एक संख्या देख सकते हैं 23, ये या तो 1 से भाग लगेगा या फिर अपने आप से 23 से भाग लगेगा। इन दोनों के अलावा और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 29, एक है। एक क्या है? तो दोस्तों एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। बढ़ते हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है दोस्तों। क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ ये एक इकलौता ऐसी संख्या है जिसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। यानी ये सम संख्या भी है, ये अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। तो आज का वीडियो यही तक रहता है। आज के सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लीजिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। आपके लाइक और शेयर से हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।